तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आँखें, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों मैंने आपको आरबीआई के बारे में बताया हुआ था, और आज की क्लास की दोस्तों जो चैप्टर है वो दोस्तों है बेसल मानक, और आरबीआई का दोस्तों अंतिम बिंदु है आज की क्लास का। और आज की क्लास में दोस्तों आरबीआई आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का दोस्तों जो टॉपिक है रहेगा बेसल मानक। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में आपको दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक शब्द आपको लिखा लिखाया मिलता होगा, और ये दोस्तों नाम क्या है? बेसल। ठीक है ना, बेसल मानक दोस्तों ये आपका शब्द है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें ये बेसल है क्या। तो दोस्तों बेसल स्विट्जरलैंड का दोस्तों एक स्थान है बेसल। ठीक है, स्थान है, और ये दोस्तों कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और इस बेसल में दोस्तों क्या हुआ था? इस बेसल में दोस्तों बैंकिंग समस्या जितनी भी थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बैंकिंग समस्या की समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक की गई थी। ठीक है दोस्तों, और वो कहाँ पर हुई थी? जगह का नाम है बेसल, और बेसल दोस्तों कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, तो बैंकिंग समस्या की समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक की गई। इसी का दोस्तों नाम दिया गया क्या? बेसल। और दोस्तों 1974 में G10 देशों के द्वारा बेसल समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन बेसल G10 देशों के द्वारा, और इसी का नाम दिया बेसल। तो बेसल दोस्तों क्या है? तो बेसल स्विट्जरलैंड का एक स्थान है जहां पर बैंकिंग समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होती है। और दोस्तों 1974 में G10 देशों के द्वारा बेसल समिति का गठन किया गया, और इस समिति ने 3 मानक दोस्तों अभी तक प्रस्तुत किए हैं, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3। तो अगर सीधे सीधे पूछा जाए बेसल से आप क्या समझते हो, तो बेसल स्विट्जरलैंड का एक स्थान है जहां पर बैंकों की समस्या के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या की जाती है? बैठक की जाती है। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? बेसल कहते हैं, बेसल कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो बेसल की दोस्तों हम लोग कुछ परिभाषा लिखने का प्रयास करते हैं कि बेसल कहते किसे हैं। तो आप लोग अच्छे से दोस्तों देखते रहना बेसल क्या है, क्योंकि बेसल से सवाल कभी कभार आ जाते हैं। तो बेसल स्विट्जरलैंड का एक स्थान है दोस्तों, मैं यहाँ से लिखता हूँ बेसल, बेसल स्विट्जरलैंड का, बेसल स्विट्जरलैंड का, बेसल स्विट्जरलैंड का एक स्थान है, एक स्थान है, एक स्थान है जहां पर बैंकिंग समस्याओं पर विचार करने के लिए, जहां पर बैंकिंग समस्याओं पर, बैंकिंग समस्याओं पर, बैंकिंग समस्याओं पर विचार करने के लिए, विचार करने के लिए, विचार करने के लिए, विचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की जाती है, बैठक आयोजित की जाती है, बैठक आयोजित की जाती है, आयोजित की जाती है, की जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर बेसल पूछा जाए तो बेसल स्विट्जरलैंड का एक स्थान है जहां पर दोस्तों बैंकिंग समस्याओं के समाधान के लिए
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या की जाती, बैठक की जाती। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, बेसल मानक कहते हैं। और दोस्तों इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि G10 यानी G10 सदस्य देशों द्वारा 1974 में बेसल समिति का गठन हुआ। बेसल समिति का गठन हुआ। इस समिति ने 3 मानक प्रस्तुत किए। इस समिति ने 3 मानक प्रस्तुत किए। ठीक है दोस्तों, इस समिति ने, और वो 3 मानक कौन थे? पहला आपका था बेसल 1, दूसरा दोस्तों था बेसल 2। ठीक है दोस्तों, बेसल 2, और तीसरा जो आपका था बेसल 3। ठीक है, ये 3 मानक प्रस्तुत किए गए थे। कौन कौन से? बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3। ठीक, तो बेसल शब्द कुछ नहीं है, स्विट्जरलैंड का एक स्थान है। यहाँ पर बैंकों से जितनी भी समस्याएं दोस्तों होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक की जाती है, और G सदस्य देशों द्वारा दोस्तों बेसल समिति का गठन किया गया, और इसके अंतर्गत दोस्तों 3 मानक प्रस्तुत किए गए, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें बेसल 1 में दोस्तों क्या कहा गया, इस पर दोस्तों अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो बेसल 1 की दोस्तों बात करें तो बेसल 1 में दोस्तों ये कहा गया, इसमें दोस्तों ये कहा गया अंतरराष्ट्रीय बैंकों को, इसके अंतर्गत बैंकों को, बेसल 1 में कहा गया बैंकों को अपने जोखिम भारित ऋण पर कम से कम 8% की पूंजी बनाए रखना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, बनाए रखना क्या है, अनिवार्य है। मतलब दोस्तों क्या हुआ, बेसल 1 में दोस्तों जो लाइन लिखी है इसका अर्थ देखिए, कहा गया इसके अंतर्गत बैंकों को अपने जोखिम भारित ऋण पर कम से कम कितनी, 8% की पूंजी बनाए रखना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी बैंकें हैं ऐसा ना हो सभी लोन दे दे, ठीक है ना, जोखिम भारित ऋण पर लोन दे दे और पता चलो व्यक्ति लोन लेकर भाग गया, अब बैंकों के पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों बेसल 1 में ये कहा गया जितने भी बैंकें हैं तो ये अपना ऋण खूब बांटे, लेकिन ठीक है ना, जोखिम भारित ऋण पर इनको एक आदेश दिया गया कि आपके पास लोन के बाद भी 8% पूंजी आपको बनाए रखना अनिवार्य है, ताकि कभी भी कोई ऐसी समस्या है, आपातकाल की स्थिति आए तो इससे निपटा जा सके। ठीक है ना, तो ऐसा ना हो कि आपके पास पूरा धन आया आपने ऋण में दे दिया, नहीं, आप खूब ऋण बांटो लेकिन 8% की पूंजी बनाए रखना अनिवार्य है। ये दोस्तों बेसल 1 में कहा गया। ठीक है, बनाए रखना। और दोस्तों इसमें बात करें, भारत ने इसे 1999 में लागू किया, इसे 1999 में लागू किया। ठीक है दोस्तों, तो बेसल 1 में दोस्तों बात करें, क्या बात कही गई थी आप देख लीजिए बेसल 1 के लिए। ठीक है ना, क्या किया गया। ठीक, तो दोस्तों बेसल 1 इसमें कहा गया कि जिसके अंतर्गत जितनी भी बैंकें हैं इनको खूब ऋण दे, लेकिन एक नियम है कि इन अपने जोखिम भारित ऋण पर 8% इनको पूंजी बनाए रखना अनिवार्य है।
और भारत ने दोस्तों इसे कब लागू किया? 1999 में बेसल वन को क्या लागू किया, ताकि 8% हमारे पास रहे, तो कभी भी कोई खतरे की स्थिति आए तो उससे निपटा जा सके। ठीक है ना दोस्तों, तो इतनी बात ये बेसल वन में कही गई थी। इसके बाद बेसल 2 में दोस्तों हम लोग बात करें तो बेसल 2 में दोस्तों क्या कहा गया? इसमें कहा गया दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों मैं यहाँ पर लाइन कर दे रहा हूँ ताकि ये 2 और ये 3 रहे। तो इसमें कहा गया अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को वित्तीय संस्थानों को एक निश्चित धनराशि अपने पास सुरक्षित रखना। संस्थानों को निश्चित राशि रखना है, निश्चित राशि। और दोस्तों वो निश्चित राशि कितनी है? 9%। निश्चित राशि रखना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अनिवार्य है। ठीक, तो बेसल 2 में दोस्तों क्या गया? अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जोखिम से, वित्तीय मतलब धन, तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए बैंक और जितने भी वित्तीय संस्थान हैं इनको दोस्तों एक निश्चित राशि अपने पास रखना अनिवार्य है। और ये राशि दोस्तों कितनी? 9% होनी चाहिए। एक 9% निश्चित राशि अपने पास क्या रखना अनिवार्य है। ये बेसल मानक 2 में दोस्तों ये व्यवस्था की गई है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई जोखिम आए या स्थिति आए तो उसके लिए दोस्तों क्या निपटना अनिवार्य है। इसके बाद दोस्तों बेसल मानक 3 में अगर हम लोग बात करें तो 3 में दोस्तों क्या कहा गया, जरा इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, 3 में दोस्तों क्या कहा गया, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, तो इन पर भी हम लोग दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। इधर बात करें तो दोस्तों इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र के लिए उच्चतर पूंजी दर। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र के लिए उच्चतर पूंजी दर नहीं दोस्तों, उच्चतर पूंजी आवश्यकता व तरलता व्यवस्था को लागू करना। तरलता व्यवस्था को लागू करना है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब है। यानी कि जो बेसल मानक 3 था इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य ये था बैंकिंग क्षेत्रों में जो पूंजी की दर होनी चाहिए वो उच्च होनी चाहिए और तरलता यानी लिक्विडिटी इस व्यवस्था को भी लागू किया जाए। ये दोस्तों बात बेसल मानक 3 में दोस्तों कही गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं बेसल मानक क्या। तो बेसल स्विट्जरलैंड का एक स्थान है जहाँ पर दोस्तों बैंकिंग समस्या में सुधार हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों बैठक की जाती है। और G10 देशों के द्वारा दोस्तों 1974 में बेसल समिति का गठन किया गया और इस समिति के द्वारा दोस्तों 3 मानक प्रस्तुत किए गए। पहला दोस्तों हमारा क्या था, बेसल मानक, और इसमें दोस्तों कहा गया कि बैंकों को जोखिम भारित ऋण पर कम से कम 8% पूंजी बनाए रखना अनिवार्य है। यानी बैंक लोन दे लेकिन 8% पूंजी अपने पास होनी चाहिए ताकि किसी समस्या है, कोई भी समस्या है तो उससे निपटा जा सके। ये नहीं कि 100 करोड़ रुपया जमा हुआ आपने बांट दिया और लेकर भाग गए और फिर समस्या हो गई।
और बेसल मानक 2 में दोस्तों ये कहा गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए एक निश्चित धनराशि किसके पास, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास होनी चाहिए। और वो निश्चित धनराशि दोस्तों कितना बनाए रखना अनिवार्य है, 9%। और बेसल 3 दोस्तों इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार के लिए उच्चतर पूंजी की आवश्यकता और तरलता व्यवस्था को क्या लागू करना है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, बेसल कहते हैं। तो ये दोस्तों आज की क्लास का छोटा सा टॉपिक था और इसी बेसल के साथ दोस्तों जो बहुत बड़ा चैप्टर आरबीआई था आज की क्लास में दोस्तों समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक बार इतने का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बेसल मानक, ठीक है, बेसल स्विट्जरलैंड का एक स्थान है बेसल। ठीक है दोस्तों, बेसल का स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी बेसल मानक के साथ साथ दोस्तों आज आपकी क्लास आरबीआई वाली जो थी ये दोस्तों समाप्त हो जाएगी। आरबीआई जो बहुत बड़ा चैप्टर था इसी बेसल के साथ आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी बेसल के साथ आरबीआई समाप्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लिया होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को निश्चित राशि रखना अनिवार्य है, वो 9%। और यहाँ पर उच्चतर पूंजी व आवश्यकता तरलता व्यवस्था को लागू करना। ठीक, तो दोस्तों अगर आज की क्लास में दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करेंगे। कल की क्लास में दोस्तों कल की क्लास का टॉपिक रहेगा दोस्तों राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम, जिसे जीडीपी दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।